देखो एक चीज तो माननी पड़ेगी भाई, बार्सिलोना कैसे ना कैसे करके लेपोर्ता मतलब पिस्ता 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 करते हुए भी अपना काम निकाल ही लेता है। और मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में यहाँ पर ये इंजरी वाला जो एंगल है ना, इस पर बवाल थोड़ा कटेगा। लेकिन आज के एपिसोड में हम लोग जिन जिन मुद्दों पे बात करने वाले हैं वो थोड़े से हटके हैं, थोड़े से अजीब ही हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर विनीसियस जूनियर की। देखो तुमको काफ़ी टाइम पहले मैंने एक एपिसोड में बताया था कैसे विनीसियस जूनियर को सऊदी की तरफ से 1 बिलियन यूरोस का एक ऑफर आया है, जिसका मैंने तुमको सोर्स भी बताया था कि यहाँ पर फिजजिस नेट वो वेबसाइट है, वो मीडिया कंपनी है जिसने पहली बार इस चीज़ का खुलासा किया। लेकिन इसके बाद ये मामला ठंडा हो गया। मैंने तुमको कहा कि कोई मतलब नहीं है इसका बात करने, क्योंकि रियल मैड्रिड का कोई यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है मेंटालिटी में। विनीसियस का आप कह सकते हो कि यहाँ पर अभी कोई मन नहीं है रियल मैड्रिड को छोड़ने में, और सऊदी को भी समझ में आ चुका है कि साल 2024 में विनीसियस को निकालना नामुमकिन है। क्या इसमें बदलाव हुआ है? नहीं। लेकिन क्या यहाँ पर एक नया डेवलपमेंट हुआ है? एब्सोल्युटली यस। हाल ही में यहाँ पर ESPN ने एक रिपोर्ट निकाली और उसमें यहाँ पर तमाम चीज़ें बताई गई हैं, और इसके बाद धड़ाधड़ एक के बाद एक स्पेनिश मीडिया ने यहाँ पर अपडेट दिया है कि भाई मामला थोड़ा सा पेचीदा तो है। और क्या रियल मैड्रिड फैंस को यहाँ पर थोड़ा टेंशन लेनी चाहिए? देखो असल में अपडेट ये है कि विनीसियस के लिए जो सऊदी का ऑफर था वो कोई सिंपल नहीं था। सबसे पहले तो यहाँ पर 1 बिलियन यूरोस का ये ऑफर था, जो कि विनीसियस को सबसे अमीर प्लेयर बना देगा दुनिया में, क्रिस्टियानो रोनाल्डो से भी ज्यादा। इसी के साथ यहाँ पर इसके साथ वो 10 साल का उसको वर्ल्ड कप एम्बेसडर भी बनाना चाहते हैं 2034 तक। तीसरा पॉइंट ये था कि ये ऑफर से 2024 के लिए है ही नहीं, 2025, 2026, 2027 हम तो भिगवंगे कभी दे दो हमें, वो वाला हाल है यहाँ पर। चौथा ये है कि विनीसियस अपने हिसाब से यहाँ पर 30 साल से पहले सऊदी फुटबॉल को छोड़ सकता है। तुम कहोगे कि ये तो सऊदी अपने ख्याली पुलाव पका रहा है, इसमें रियल मैड्रिड विनीसियस का क्या रोल है? देखो इसमें रोल ये है कि हाल ही में जो सबसे बड़ी अपडेट जिसके बाद ये पूरा मुद्दा सामने निकल के आ रहा है वापस से, वो ये है कि विनीसियस के रिप्रेजेंटेटिव ने रियल मैड्रिड को ये बता दिया कि भाई हम 2027 के बाद अब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के मूड में है नहीं हम। ऐसे में यहाँ पर बताया गया कि विनीसियस जिसका कॉन्ट्रैक्ट 2027 तक है, अगले साल सिर्फ 2 साल बचेंगे। विनीसियस जैसा प्लेयर ऑफकोर्स मतलब 2 साल बच्चे हैं कॉन्ट्रैक्ट में, स्टिल आपके पास थोड़ा सा यहाँ पर एक पैसा खींचने का, एक कैश इन करने का वो होता है। लेकिन हम यहाँ पर विनीसियस, रियल मैड्रिड और सऊदी की बात कर रहे हैं। अच्छा एक छोटी सी अपडेट ये है कि सब लोग सोच रहे थे कि सऊदी में कहाँ कौन कैसे, तो अल हिलाल नहीं, अल नसर नहीं, अल हाली। देखो लोग कहते हैं कि यहाँ पर सऊदी का मानना यह है कि अल इत्तेहाद में एनगोलो कांटे, करीम बेंजेमा है, अल हिलाल में यहाँ पर माल्कम, मित्रोविच और नेमार है, अल नसर में यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ओतावियो, ब्रोजोविच है। लेकिन अल हाली में कोई भी एक बहुत बड़ा प्लेयर नहीं है। ऐसे में यहाँ पर विनीसियस को लेके आना बनता भी है। मैं आपको बता दूं एम्बापे के लिए भी जिस सऊदी क्लब ने ऑफर मारा था वो अल हाली ही था। मेसी के रिगार्डिंग हाल ही में फॉक्स स्पोर्ट अर्जेंटीना ने भी ये रिपोर्ट निकाली कि पिछले साल यहाँ पर लगभग 1 बिलियन यूरोस का पैकेज बनाया जा रहा था, वो क्लब भी अल हाली ही था। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं इससे भी एक कदम आगे की खबर की। हाल ही में मैंने तुमको एक एपिसोड में ये बताया था कि देखो स्पॉइलर अलर्ट पहले ही दे देता हूँ कि उसी वीडियो में मैंने कहा था कि नेमार टू बार्सिलोना कोई सेंस नहीं बनेगा, और ये यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रोपेगेंडा हो सकता है। ये तरीके से एक राफेल लियाओ की तरह या फिर एक नेमार को भी चादर बनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर भी हमको एक अपडेट देखने को मिली है। स्पेनिश मीडिया ने तमाम मतलब पिछले 24 घंटे में क्या कुछ नहीं छापा यहाँ पर इस मामले में, और इसके बाद लाइक स्वयं सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ते हुए देख के नेमार के कैंप ने स्वयं यहाँ पर इस पे क्लैरिफिकेशन दिया है कि जो भी चल रहा है ये पहली बात तो झूठ है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर ये कि पिछली बार जो हमने नेमार की रूमर्स को एक बार एड्रेस किया था उसमें ये बात थी कि नेमार आना चाहता है बार्सिलोना में। मैंने तुमको बता दिया कि इसका कोई ज़्यादा सेंस नहीं बनता। तब मैंने इसको एवेल्यूएट इस बेसिस पे करवाया था कि यहाँ पर जो भी रिपोर्ट में लिखा जा रहा है उस रिपोर्ट में सिर्फ नॉस्टैल्जिया और इमोशंस बेचे जा रहे हैं, और जब आपको इमोशंस बेचे जाते हैं या आपको नॉस्टैल्जिया बेचा जाता है तो समझ लो कि आपका चूतिया कट रहा है। लेकिन इस बार की अगर अपडेट की बात करें तो रिपोर्ट में काफ़ी सारी डिटेल्स हैं, लेकिन डिटेल्स में अल्टीमेटली तुमको समझ में फिर भी आ जाता है कि उड़ाई तो चद्दर ही जा रही है। देखो यहाँ पर यह बताया गया कि नेमार अपनी सैलरी बहुत कम करने के चक्कर में है,
और इतनी कम करने के चक्कर में है कि वो बार्सिलोना आना चाहता है। दूसरी चीज कि नेमार ने ही अपने आप को ऑफर किया है बार्सिलोना को। ये मैं पॉइंट टू पॉइंट इसलिए बता रहा हूं जिससे मैं तुमको चद्दर बता दूं कि प्रोपागेंडा चलता किधर से है। तीसरा ये है कि यहां पर क्योंकि नेमार का कॉन्ट्रैक्ट अगले साल खत्म हो रहा है तो बार्सिलोना उसको आराम से निकाल सकती है। और चौथा जो सबसे बड़ा है मेरे ख्याल से वही वाला पॉइंट जिसकी वजह से मीडिया छप रहा है मीडिया में, वो ये है कि लेपोर्ता चाहता था कि नेमार आए, सब चाहते थे कि नेमार आए, लेकिन हंसी फ्लिक ने आके ये चीज रिजेक्ट कर दी कि नेमार टू बार्सिलोना सेंस नहीं बनाएगा और इसीलिए यहां पर नेमार टू बार्सिलोना होता हुआ नहीं दिख रहा है। क्या बात है। पहली चीज, नेमार की सैलरी अगर कैपोलॉजी की बात करें, अगर सऊदी लीग में कैपोलॉजी की अगर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो 100 मिलियन यूरोज है नेमार के और उसके ऊपर से 50-100 उसको और मिलते हैं एडवर्टीजमेंट वगैरह के, तो उसका पैकेज भी रोनाल्डो के आसपास 190-200 के आसपास आता है। डैनी ओल्मो का सैलरी यहाँ पर 10 मिलियन की है। डैनी ओल्मो का रजिस्टर नहीं कर पा रहे, अब रजिस्टर कर दिया है क्योंकि क्रिस्टेंसन की इंजरी का यहाँ पर जो बेनिफिट है उसको यूज करके इन्होंने यहां पर क्रिस्टेंसन को रजिस्टर कर दिया दिसंबर के लिए और यहां पर डैनी ओल्मो को रजिस्टर कर दिया। ये बहुत सिमिलर है जब विक्टर ओगे को रजिस्टर किया गया था, गावी को हटाया गया था जब उसको लॉन्ग टर्म इंजरी हो गई थी। नेमार सैलरी कम करता हुआ भी कितनी कर देगा, और उसके ऊपर भी नेमार अगर अगली साल की बात कर रहा है तो डिफरेंट है, लेकिन अगर इस साल की बात करें तो तुमको क्या लगता है कि सऊदी लीग ऐसे ही जाने देगी? मतलब ये पैसा कहां से आएगा? और दूसरी चीज, हंसी फ्लिक ने इस आइडिया को रिजेक्ट किया था। हंसी फ्लिक से तो पूछा ही नहीं जा रहा कुछ, हंसी फ्लिक को पता ही कहाँ है। अभी कल तक तो जोनाथन दाह की बात हो रही थी। देखो अल्टीमेटली यहाँ पर जो इस पूरे मामले का वो था वो ये था कि लेपोर्ता को समझ में आ रहा है कि अब बार्सिलोना फैंस उसको पकड़ रहे हैं और यहाँ पर अब मीडिया भी उसको कॉल आउट कर रहा है कि ये पूरे साल तो इसने पूरे समर तो इसने ये बोलता हुआ थक गया कि हम नाइक के साथ कर रहे हैं, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम निको विलियम्स ले आएंगे, हम 1:1 कर देंगे, हम ये भी पैसा खर्च कर देंगे, ये भी पैसा खर्च कर देंगे। तब तक नाइकी के साथ कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होती तब तक कुछ भी कहना यहाँ पर मुश्किल है, और आज ऑलरेडी 27 अगस्त हो चुकी है। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं यहाँ पर अब बार्सिलोना की, तो फेडरिको चिएसा अब साइन नहीं करने वाली बार्सिलोना, क्योंकि अगेन पॉइंट वही है ना भाई, मतलब राफेल लियाओ भाई, फेडरिको चिएसा के लिए यूवेंटस को 15 मिलियन चाहिए और उसके ऊपर से और 8-10 मिलियन की सैलरी चाहिए जो कि बार्सिलोना इस समय अफोर्ड नहीं कर सकती। और इट्स नॉट अबाउट कि ये सब, प्रॉब्लम ये है कि बार्सिलोना के फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स बताए कुछ और जा रहे थे कुछ और। बताया ये जा रहा था कि 1:1 में डैनी ओल्मो निको विलियम्स को साथ में ले लेंगे। असल में ये बात है कि यहाँ पर गुंडोगन को निकालने के बाद, मिकल फाया को निकालने के बाद, विक्टर ओगे को निकालने के बाद फिर भी आप डैनी ओल्मो को रजिस्टर नहीं कर रहे, जो कि 20 दिन से यहाँ पर घूंघट ओढ़ के बैठा हुआ है। ऐसे में यहाँ पर फेडरिको चिएसा के लिए पैसे कैसे होंगे? हाउएवर फेडरिको चिएसा पूरी तरीके से बार्सिलोना ज्वाइन कर, ये पावर है आपकी जर्सी और आपके बैच के, लेकिन आपका मैनेजमेंट लिटरली डुबाने वाला काम कर रहा है। अब यहां पर लिवरपूल भी आ चुकी है। मामादाशविली की डील के बाद उन्होंने फेडरिको चिएसा साइन करने के लिए जो प्रथा है, जो प्रोसेस है, उसको इनिशिएट कर दिया है। बताया जा रहा है कि अभी बार्सिलोना के लिए एक फाइनल कॉल लेना बाकी है, उसके बाद ही यहाँ पर चिएसा एज ए लिवरपूल प्लेयर आगे काम करेगा। अगर डील आगे जाती है तो मैं आई थिंक दोनों क्लब को बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है फेडरिको चिएसा से, गिवन द फैक्ट बस वो कंसिस्टेंट रहे। परफॉर्मेंस वाइज तो ठीक है, वो दे ही देगा, नंबर जैसे भी देगा, बट लिवरपूल भी उसका फायदा उठा सकती है और बार्सिलोना भी उसका फायदा उठा सकती है। मतलब आवर दोनों में ही यहाँ पर उसको फाइट तो माननी पड़ेगी स्टार्टिंग स्पॉट के लिए। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर रियल मैड्रिड से, तो भाई सबायोस के लिए अब रियल बेटिस की बात करें या फिर मोनाको की बात करें, दोनों ऑफर देने वाले हैं। कहीं ना कई सोर्सेज के हिसाब से ऑफर आ चुका है। रियल मैड्रिड यहाँ पर बिल्कुल भी इस चीज़ को निगलेक्ट नहीं करती, इग्नोर नहीं करती कि हाँ भाई सबायोस जा सकता है, क्योंकि उसको टाइम नहीं मिलेगा। प्री सीजन में 1 मिनट भी नहीं खेला वो, यहाँ पर वैलाडोलिड के अगेंस्ट भी वो 5-6 मिनट खेला है, तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम चांसेस है कि सबायोस को ज़्यादा टाइम मिलेगा। और इसमें भी आप ये मान के चलोगे क्योंकि अभी तो बेलिंगम भी इंजर्ड है, अभी बेलिंगम भी वापसी आ जाएगा तो और मिनट कम हो जाएंगे। तो वहीं पर ही कार्लो एंसेलोटी तो चाहता है कि देखो रुको, और देखो एंसेलोटी तो चाहेगा, जो टीम 7 कंपटीशन खेलेगी, 70 से ज़्यादा गेम खेलेगी, उसका मैनेजर चाहेगा कि उस पर जितने प्लेयर हो उतने ज़्यादा अच्छा है। लेकिन यहाँ पर देखना पड़ेगा कि सबायोस का क्या हिसाब रहेगा। और लुनिन भी अब यहाँ पर रियल मैड्रिड में ही रुकता हुआ दिख रहा है, सेंसिबल डिसीजन है। इसी के साथ भाई चेल्सी, जेडन सांचो, देखो चेल्सी का इस समय अब एक ही ट्रांसफर ऐसा है जो कि सेंस बना सकता है और वो है विक्टर ओसिमन। उसके अलावा जेडन क्या है भाई, मतलब आई एम स्टन्ड।
भाई विक्टर ओसिमन को खरीदोगे सेंस बनेगा, बिकॉज ही इज एक्चुअली अ चेंजिंग प्रोफाइल जो कि आपके पास नहीं है, आपके पास क्या बाकी क्लब्स के पास भी नहीं। जेडन सैंचो समझ में, इतना बड़ा ड्राउट है उसका, मतलब इतनी भीड़ भाड़ में आएगा, स्टैंड आउट प्लेयर भी नहीं है, फाइट मारनी पड़ेगी, और ऑलरेडी आपके पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि फाइट मार रहे हैं, तो कोई सेंस नहीं बनेगा। और अगर ये एक प्लेयर स्वैप है तो मेरे को बहुत कम चांसेस लगते हैं कि चेल्सी के पास अभी ऐसा कोई प्लेयर है जिसको वो सेल करना चाहते हैं और वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के काम आ जाए। स्टर्लिंग है लेकिन यूनाइटेड नहीं चाहेगी स्टर्लिंग को,